सल्तनतकालीन परिदृश्य। सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था खलीफा के संबंध में। आइए शुरू करते हैं। सल्तनत काल में प्रशासनिक प्रणाली के तहत सबसे महत्वपूर्ण संबंध सुल्तान खलीफा के था। वास्तव में हलाकू ने अंतिम अब्बासी खलीफा 1258 में वध कर दिया गया था, किंतु सैद्धांतिक रूप से इस्लामिक मान्यता को जीवित बनाए रखने के लिए सल्तनत शासकों ने उसने संबंध बनाए रखे और अपने सिक्कों पर खलीफा का प्रतिनिधि नसीर-ए-आमिर उल ममूनीन कर अंकन करवाया। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, किंतु उसी समय खलीफा ने बंगाल के विद्रोह गयासुद्दीन ऐबक को भी मान्यता दे दी और इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण करके कोई संकोच नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने शासकों के परंपरागत उपाधि के साथ ही अपने आप को खलीफा का दायां हाथ अर्थात यामीन उल खिलाफत कहा। यह उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खिलत प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं की, किंतु सैद्धांतिक रूप से इस परंपरा को जीवित रखा। मुबारक खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा कहकर सिद्धांत व्यवहार दोनों इस परंपरा का उल्लंघन कर दिया। प्रारंभ में मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा की स्वीकृति को महत्वपूर्ण नहीं माना, किंतु बाद में न केवल उसने खलीफा प्राप्त की वरन सिक्कों पर अपने नाम हटवाकर खलीफा के नाम भी लिखवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार खिलत प्राप्त कर अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया। उलेमा से संबंध। प्रशासनिक व्यवस्था में शरीयत का पालन हो सके इसलिए मुस्लिम साम्राज्यों को उलेमाओं की उपाधि सैद्धांतिक तौर पर उपस्थित रही, किंतु सल्तनत काल में ही अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने उनके हस्तक्षेप पर अंकुश लगा दिया। इक्ता व्यवस्था। इक्ता का शाब्दिक अर्थ है हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। इक्ता का सर्वप्रथम परिभाषा निजाम उल मुल्क तुसी द्वारा रचित सियासतनामा में दी गई है। इक्ता एक ऐसा भूक्षेत्र होता था जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों, मुख्यतः सैनिक को उस क्षेत्र प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। तत्कालीन परिस्थितियों में विद्रोह प्रवृत्ति को रोकने सल्तनत के बड़े क्षेत्र में प्रशासनिक संचालन तथा राजस्व प्राप्त करने का यह एक अनोखा प्रयोग था, जो भारत के लिए तो नया था किंतु मध्य एशिया में यह प्रचलित हो चुका था। किसी भी अवस्था में इक्तेदार उस भूखंड को स्वामी नहीं हो सकते थे, वे तो केवल पैदावार ही लगान की उपभोग के स्वामी हो सकते थे। सियासतनामा के अनुसार इक्तादार को किसी भी क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक रखना चाहिए। उस क्षेत्र में प्रशासनिक और सैनिक खर्च के बाद बड़े राजस्व को केंद्रीय राजकोष में जमा करना होता था। इस अतिरिक्त राजस्व अधिशेष को फवाजिल कहा जाता था। बड़े इक्तेदारों को मुक्ता बली या मालिक भी कहा जाता था। प्रचलन की परिवर्तन। भारत में सर्वप्रथम इक्ता मोहम्मद गोरी ने बांटी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हसी का इक्तेदार बनाया, किंतु इक्ता को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। बलबन के समय ही इसमें परिवर्तन शुरू हो चुका था। बलबन ने वली या मुक्ता को आचरण पर नियंत्रण रखने हेतु ख्वाजा नामक लेखाधिकारी को नियुक्त की और दूसरे परिवर्तन उसने तरकात के रूप में, अर्थात यदि किसी इक्तादार की मृत्यु हो गई है और उसका पुत्र सैन्य सेवा में नहीं है तो उसे इक्ता वापस ले ली जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के समीप छोटी इक्ताओं को समाप्त कर उन्हें खालसा भूमि में शामिल कर दिया, किंतु दिल्ली से दूर बड़ी इक्ताओं को जारी रखा। इक्ता में सर्वाधिक परिवर्तन तुगलक काल में हुआ। जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने मुक्ता की आय
और उसके द्वारा नियुक्त सैनिक आय में स्पष्ट विभाजन कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक़्तादरों को अधिकारों पर अंकुश लगाते हुए उन्हें केवल भू राजस्व वसूली से संबंधित कर दिया तथा बली उर खराज नामक पद का सृजन किया तथा इन क्षेत्रों में प्रशासनिक संचालन के लिए अमीन यानी अमीर नामक नया पद भी सृजन किया। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता भूमि को वंशानुगत बना दिया और सैनिक को भू अनुदान दिया जाने लगा, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के समय से यह रोक लगा दी गई थी और उन्हें नगद वेतन दिए जाने लगा था, किंतु आनुवांशिक भू क्षेत्र वजह कहलाए। सिकंदर लोदी के समय भूमि अब वस्तु की तरह हो गई और सबसे बढ़कर फवाजिल पर रोक लगाने से इक्ता का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो गया, अतः यह पुनः सामंतवादी प्रक्रिया में विलीन हो गया। धातत्व है कि सिकंदर लोदी ने इसे पुनः हस्तांतरणीय भी बना दिया। इक्ता का पर्याय के रूप में विलायत शब्द का भी प्रयोग हुआ। सल्तनतकालीन सैन्य प्रणाली। दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था तुर्क और मंगोलों पद्धति पर आधारित थी। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से होता है। उसके काल में सल्तनत की सेना को हसम ए क्लब या क्लब ए सुल्तानी कहा जाता था। सल्तनतकालीन सुल्तानों में बलबन को सैन्य विभाग की स्थापना का तथा अलाउद्दीन खिलजी को केंद्र में एक अस्थायी सेना का गठन का श्रेय दिया जाता है। मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव पद्धति पर आधारित था, जैसे अमीर ए 10 सैनिकों का सेनानायक होता था, अमीर ए सदा 10 अमीरों या 100 सैनिकों का सेनानायक होता था, अमीर ए हजारा 1000 सैनिक पर सेनानायक होता था, अमीर ए तुमन 10,000 सैनिकों का सेनानायक होता था। यह सैनिक वर्गीकरण पद सोपन सूचक होने के साथ साथ सैन्य व्यवस्था के अत्यधिक केंद्रभूत होने का आभास दिलाता है। सैनिक सुधारों की दृष्टि में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को सबसे महत्वपूर्ण युग कहा जा सकता है। उसने एक अस्थायी सेना का गठन किया, सैनिक की सीधी भर्ती और उन्हें सरकारी खजाने से नगद वेतन भुगतान किया। यथोचित रूप से निरीक्षित करके नियुक्त किए गए सैनिक की सरकारी भाषा में मुर्तब कहा जाता था। एक घोड़ा रखने वाला अश्वारोही सैनिक का वार्षिक वेतन 234 टाका निश्चित किया गया और 2 अस्पा सैनिकों को 78 टाका वार्षिक अतिरिक्त प्रदान किया जाता था। सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया की प्रथा नींव डाली। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ दाग और हुलिया प्रथा को अत्यंत कठोर ढंग से अपनाया और सैनिकों का स्वयं निरीक्षण करके प्रतिक्रिया शुरू किया। गयासुद्दीन तुगलक सैनिकों का वेतन रजिस्टर यानी वसीलात ए हस्म की स्वयं जांच करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सैनिक अधिकारियों को उनका वेतन इक्ता के रूप में और सैनिक को नगद धनराशि के रूप में दिया जाता था। जो सैनिक सेना अध्यक्षों के अधीन होते थे उन्हें सीधे शाही खजाने से वेतन का भुगतान किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में विविध कारणों से दिल्ली सल्तनत का आकार छोटा हो गया और इसी के साथ साथ सेना की संख्या संगठन में गिरावट आई। फिरोज ने हुलिया, दाग प्रथा, सैनिक जांच जैसे पुराने सैनिकों सुधारों को बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया, पर उसकी अस्थिर नीति के कारण सैनिक अनुशासन बहुत कमजोर हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने का स्थान इक्ता के रूप में वेतन वजह प्रदान करने की प्रथा फिर से चलाई और सैनिकों को नगद वेतन के आधार पर भूमि या गांवों के लगान के रूप में वेतन पाने लगे और वे वजहदार कहलाए जाने लगे। फिरोज शाह तुगलक सेना में कठोर अनुशासन बनाए रखने के लिए असमर्थ रहा, अतः सल्तनत की सैनिक स्थिति कमजोर पड़ गई। लोदी शासकों के समय सेना में समांतर रूप से पुनः संकट हुआ। सैन्य व्यवस्था की यह त्रुटि बाबर के लिए सहायक सिद्ध हुआ।
सल्तनत काल में सेना का मुख्य वर्ग अश्वारोही दल के रूप में था, दूसरा वर्ग गज सेना पर आधारित था, जबकि तीसरा वर्ग पैदल था। सैनिकों का था जिनमें पायक कहा जाता था। सल्तनत काल में बारूद, गोले, तोपखाने का निर्माण नहीं किया गया था। मंजनीक और कुंस, कजीर और अरादा यदि यंत्रों का उपयोग पत्थर और धातु के गोले फेंकने के लिए किया जाता था। चरख यानी शिला पर क्षेपास्त्र और फलखून यानी पुलेल का भी प्रयोग किया जाता था। सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग, नाम और उनके विभाग और उनके कार्य। दीवान ए विराजत या वजीर का विभाग होता था। इसमें वित्त संबंधी कार्य, लोक प्रशासन प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण करता था। दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग था, बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें सैनिक की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण, सैनिक निरीक्षण आदि होता था। दीवान ए रिसालत, इसमें विदेश विभाग और धार्मिक विभाग आते थे। इसमें विदेश संपर्क कार्य किया जाता था। दीवान ए ईसा, दीवान ए अशरफ, इसमें शाही सचिवालय होता था। इसमें शाही घोषणाओं के पत्रों पर मसविदी तैयार करना और शाही घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नरों का पत्र भेजना था। दीवान ए कोही या कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कृषि भूमि का विस्तार करना, मलगुजारी को सुदृढ़ करना था। दीवान ए मुक्त खराज यह राजस्व विभाग था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें बकाया भू राजस्व वसूली करना और राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को बकाया राशि का जांच करना तथा उसे वसूलना था। दीवान ए इतिहाक यह क्या था? यह पेंशन विभाग था, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना, सैन्य अभियानों को, मृत सैनिकों को, आश्रित को मदद देना था। दीवान ए बंदगाना यह दास विभाग था। यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें दासों की संख्या में वृद्धि करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना था। सल्तनत काल में प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य। अधिकारी का नाम और उनके कार्य। अरीज ए मुमलिक सैन्य विभाग प्रधान होता था और सैनिकों की भर्ती कराना प्रमुख कार्य था। सद्र उर्स सद्र धार्मिक मामले का प्रधान होता था। वकील ए दर या राजा का व्यक्तिगत घरेलू कार्य का प्रमुख होता था। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग प्रमुख था। मुहतासिब शरीयत के अनुसार लोगों को आचरण का निरीक्षण करना वाला अधिकारी। मुतशरीफ कारखानों को देखभाल, नियंत्रण, हिसाब लेखा जोखा तैयार करना। अमीर ए अखूर अश्वशाला का प्रधान। कारकुन भूमि कर का हिसाब करने वाला। अमीर ए हासिब दरबारी शिष्टाचार नियमों को लागू करता था। अमीर ए बहर आंतरिक नौकायान जल मार्गों का निरीक्षण करता था। अमीर ए तुजुक यह उत्सवों में आयोजन अधिकारी होता था। सहाना ए मंडी बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट मौल की जांच करना। कोतवाला या शहरों की शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। सहाना ए पील हाथियों के सेना का प्रमुख। सर ए जंदार सुल्तान के अंगरक्षक का प्रमुख। सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था। कृषि। सल्तनत काल में राजस्व की प्रमुख मद भू राजस्व ही था, जो समान 1/5 मानी जाती है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 1/2 कर दी गई थी। भू राजस्व के लिए गल्ला बख्शी और बटाई परंपरा, जो पिछले वर्ष के फसलों का उत्पाद के आधार पर निर्धारित होती थी, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः अपनाया। विदित है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस हेतु पैमाइश मसहत को अपनाया था और जिसमें प्रति बीघा उत्पादन के आधार पर बनाया गया था। कनकूत ए नस्क प्रणाली भी प्रचलित थी, जिसमें अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था। भू राजस्व अनाज का नगद दोनों में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी ने
अनाज के वसूली को वरीयत दी तो अन्य शासकों ने नगद वसूली को। उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोदी ने अनाज पर से आय कर को हटा दिया था। सिंचाई व्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन आया और 13वीं से 14वीं सदी में इस व्यवस्था में नोरिया तकनीक का विकास हुआ, जो कि गियर प्रणाली से संबंधित था। यह तकनीक के कारण अत्यधिक मात्रा में आसानी से पानी उपलब्ध होने लगा। धत्व यह है कि हर्ष के समय राहट या अरघट प्रणाली का उल्लेख मिलता है, किंतु नोरिया उससे भी उन्नत प्रणाली थी। सल्तनत काल में सिंचाई का मुख्य साधन कुएं ही थे। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहर प्रणाली को अपनाया, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने इसे व्यवस्थित रूप देते हुए नहर तंत्र को विकसित कर दिया, जिसमें उनकी प्रमुख नहर आज भी कार्यरत है। इब्न बतूता भारत में एक वर्ष में 3 प्रकार के चावल की खेती की बात करता है, जबकि अन्य इतिहासकार 2 प्रकार की विदित है। दक्षिण चीन में आंतरिक ऐसा कहीं नहीं होता था। अच्छे किस्म के चावल के लिए सुरसित यानी पश्चिमोत्तर अत्यधिक प्रसिद्ध था। उत्पादन और उनके क्षेत्र जैसे रेशम के लिए खंभत क्षेत्र गुजरात, नमक के लिए सांभर झील, ऊनी शॉल के लिए कश्मीर, उच्च किस्म का ऊन तिब्बत से आयात किया जाता था। वस्त्र उत्पादन के लिए बंगाल, गुजरात, सोनार गांव मलमल और कच्चे रेशम के लिए प्रसिद्ध था। 14वीं से 15वीं शताब्दी में भारत में रेशम उत्पादन चीन से सीखा था। सूती वस्त्र को कीरपास कहा जाता था और मलमल के कपड़े को गंगा जल या शबनम कहा जाता था। सूती वस्त्रों को रंगाई के लिए दिल्ली प्रमुख केंद्र था। पान के पत्ते धार यानी मलवा से, नील बयान भरतपुर राजस्थान और सरखेज आगरा से। उद्योग और व्यापार। तर्क मुख्यतः नगर निवासी थे, अतः उनकी प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्था ने नगरों के चरित्र में मात्रात्मक गुणवत्ता परिवर्तन किया। तुर्क के आगमन के साथ ही नवीन प्रौद्योगिकी भी भारत आई, जिसके कारण भारत के उत्पादन संरचना में परिवर्तन हुआ, जिसे मुहम्मद हबीब नगरीय क्रांति की संज्ञा देते हैं। लगभग सभी प्रमुख सुल्तानों ने नए नगर बसाए, जिसमें नगरों का विस्तार हुआ। साथ ही रोजगार और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति लिए ग्रामीण जनता शहर की ओर आकर्षित हुए। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जैसे धातु शिल्प में परिवर्तन, विशेषकर सैनिक उपयोग के लिए लौह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। कागज के निर्माण तेजी से आई, चूंकि सल्तनत काल में कोई संस्कृत ग्रंथों में फारसी अनुवाद हुआ और नए ग्रंथों की रचना हुई, जिसके साथ ही इन्हें सुरक्षित रखने के लिए जिल्दसाजी भी एक उद्योग बनाया गया। सल्तनत के शासकों ने इतिहास लेखन की विशेष रुचि दिखाई और अपने कार्यों को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित करवाकर इसके द्वारा महान बनना चाहते थे। चरखा या धनुकी का प्रवेश भी तुर्की के साथ ही, जिसमें वस्त्र उत्पादन के लिए तकली का प्रयोग किया करते थे। रुई धुनने वाला बुनकर के लिए नंदफ का शब्द प्रयोग होता था। आसवान विधि से भी ज्ञान हुआ कि जिसके मुख्य उद्योग मंदिर में इत्र निर्माण में किया जाता था। इसके साथ ही धातु कला के अंतर्गत कलाई विधि का प्रयोग किए जाने लगा था। जस्ते का प्रयोग भी किए जाने लगा था। भारत में दशमीकी इस्पात पूरे भारत में प्रसिद्ध था, जो कि कश्मीर से प्राप्त होता था। सल्तनत शासकों की विशेष रुचि स्थापत्य के प्रति थी। गारे चूने के ज्ञान कारण नए भवन निर्माण संभव हुए। फिरोज शाह तुगलक ने तो नया विभाग दीवान ए इमारत खाना की स्थापित किया था। गैर कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग में चमड़ा वस्तुएं, पत्थर, नमक, तेल उद्योग प्रमुख था। शाही कारखाने भी विलासी वस्तुएं के उत्पादन का प्रमुख केंद्र थे। फिरोज शाह तुगलक ने
इसे 36 शाही कारखानों का निर्माण कराया और इन कारखानों को निरीक्षण मूर्त शरीफ कहलाता था। आयात अरब की खाड़ी से देश में सोना, चांदी, केसर, अफीम, सिंदूर, घोड़े आदि, अफ्रीका से हाथी का दांत और लाख। देवाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह तथा दक्षिण में सिंध लहरी बंदर और गुजरात में कैबे और सूरत इस तरह प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अहिलवाड़ा व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल कहा जाता था। इब्न बतूता के बाद चीनी यात्रियों ने बंगाल के बारे में कहा था कि देवताओं ने पृथ्वी का संपूर्ण सोना इस प्रांत में बिखेर दिया है। सल्तनत कालीन आर्थिक शब्दावली जैसे अब आप के लिए अतिरिक्त या गौण कर अलाउद्दीन खिलजी ने कई नए गौण कर लगाए, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। उदाहरण स्वरूप धराई, चराई आदि। फवाजिल यह राजस्व अधिशेष होता था। खिदमती पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व कर था। महसूल भू राजस्व का अनुमान था। हक ए खेती किसानों से लगान वसूल कर खूत, मुकदमा और चौधरी जैसे स्थानीय अधिकारियों दीवान ए वजारत में राजस्व जमा करते थे। इस परिश्रम को एवज के उन्हें एक भाग प्राप्त करने का अधिकार था। निर्ख ए फरमानी या राज द्वारा घोषित मूल्य होता था। वफा ए फरमानी राज द्वारा निर्धारित पैदावार। इक्ता ए तामलिक ऐसे बंजर भूमि जिसमें खाने पाई जाती थी। तरकात बलवन द्वारा इक्ता दरों को जब्त भूमि था। हक ए दीवानी राजकोषीय मांगे थे। कर प्रणाली या सीरियत के अनुसार 4 कर माने थे, जैसे जजिया कर। जजिया कर गैर मुसलमानों से संरक्षित प्रजा निजमी को हैसियत के लिए जाने वाला यह कर उनकी आय के अनुपात में होता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। जकात यह मुसलमान से लिए जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था। धार्मिक कर को सदका भी कहा जाता था। इस कर का उपयोग लोगों को कल्याण हेतु किया जाता था। वस्तुतः यह एक प्रकार का संपत्ति कर था, जिसकी दर सामान्यतः 2.5% था। खुम्स यह लूटा हुआ युद्ध से प्राप्त धन था। इसे गनीमा भी कहा जाता था। नियमतः इस संपत्ति में सुल्तान 1/5 भाग, सैनिकों को 4/5 भाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दर को उलट कर सुल्तान का भाग 4/5 और सैनिकों का 1/5 कर दिया था। खराज यह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भू राजस्व था। सामान्यतः इसकी दर 1/5 से 1/3 थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत द्वारा मान सबसे उच्च 1/2 कर दिया था। अन्य कर जैसे उर्स तुर्की मुसलमानों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर, जिसकी दर 1/10 होती थी। धातय है कि प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की सुल्तान में कृत्रिम वृद्धि से सिंचित भूमि के अधिक कर लिया जाता था। हक ए सर्ब यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा आयोजित सिंचाई कर था। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत को मान करों को अतिरिक्त एक कर लगाया था। सल्तनत कालीन सिक्के शासक और उनके प्रचलित सिक्का, जैसे मोहम्मद गोरी या दिल्ली नामक सिक्का। इसमें एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी, तो दूसरी तरफ देवनागरी लिपि उसका नाम मोहम्मद बिन शाम लिखा था। इल्तुतमिश इसने चांदी का टाका, तांबे का जीतल। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। बलबन ने चांदी का सिक्का जारी किया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसने अपने काल में सोने का सिक्का के वजन में वृद्धि हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा जारी किया गया था। अदली नामक कांसे का सिक्का जारी किया गया। कुछ विद्वानों ने इसे टोकन करेंसी के नाम दिया है। इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलम को खुदवाया था। फिरोज शाह तुगलक इसने आधा एवं बिख नामक सिक्के जारी किए थे।
लगान व्यवस्था। इसके अंतर्गत कई प्रकार की बटियाइयों का उल्लेख मिलता है। बटाई क्या होता था? तो लागत निर्धारित करने की एक प्रणाली थी जिसमें राज्य की ओर प्रत्यक्ष रूप से जमीन के पैदावार से हिस्सा लिया जाता था। और बटाई प्रमुखतः 3 प्रकार की होती थी। एक खेत बटाई, जो कि खाड़ी फसल में ही कर का निर्धारण होता था। लंक बटाई क्या होता था? अनाज से भूसा निकालने बिना कृषक एवं सरकार के बीच का बंटवारा हो जाना। रस बटाई, अनाज से भूसा निकालने के बाद सरकारी हिस्सों का निर्धारण करना। मुक्ताई, लगान निर्धारित की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को माप के आधार पर कर का निर्धारण किया था, जिसे मसाहत पद्धति कहा जाता था। गया सुद्दी तुगलक एक मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही व्यवस्था बनी थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका प्रचलन खालसा और दोआब क्षेत्र में था। विंध्य के दक्षिण में बंगाल, मालवा और गुजरात में भी मसाहत प्रणाली का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा हुआ था। सल्तनत कालीन स्थापत्य। सल्तनत युग में विकसित होने वाली स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है, क्योंकि यह दोनों कलाओं सामान्यतः विकसित वहीं से हुई है। इस्लामिक कला में सजीव चित्रण इजात नहीं होती थी, इसलिए इसमें अरबक्स विधि यानी किसी पौधे को, लताओं को अनवरत रूप से प्रदर्शित करना इसका शाब्दिक अर्थ होता था। घेरेदार लेखन या चित्रण और कूफी विधि यानी कुरान के आयतों का सीधा सुलेखन प्रयोग किया गया था। हिंदू स्थापत्य सहतीर संबद्ध पद्धति द्वारा आधारित थी, जिसे क्षैतिज विधि भी कहते हैं, जबकि इस्लामिक कला में मेहराब पद्धति महत्वपूर्ण थी और मजबूती के लिए उन्होंने गोर या चूने का अत्यधिक प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि कुषाणों के समय ही अपवाद दस्त स्वरूप मेहराब का प्रयोग हुआ है। हिंदू विधि के खनन में हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इस्लामिक विधि से इसका अधिकतम प्रयोग किया गया है। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला शासक और उनके स्थापत्य कला जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवात उल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा निर्मित स्थापत्य है। कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी का मकबरा तुर्को शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। गंधक की बावली महरैली दिल्ली में स्थित है। बलबन द्वारा लाल महल दिल्ली में। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति के मेहराब का निर्माण कराया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा श्रीनगर, दूसरी दिल्ली 1000 स्तंभों वाला महल दिल्ली में स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा स्थित है। मुहम्मद बिन तुगलक जापना नगर दिल्ली और आदिलाबाद का किला दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह कोटला नगर दिल्ली में। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा अष्टकोणीय मकबरा का यह प्रथम उदाहरण है। सिकंदर लोदी मोठ मस्जिद दिल्ली में स्थित है। संगीत और साहित्य। कैकूबाद सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान था। बरनी के अनुसार कैकूबाद के शासनकाल में सड़कें और गलियां गायकों से भरी हुई थी। बलबन के पुत्र बुआरा खां ने गायकों एवं नर्तकों की एक संस्था का भी निर्माण करवाया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखी पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के काल में ही किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित लज्जात ए सिकंदरी नामक पुस्तक की रचना हुई थी। जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी संगीत के क्षेत्र में परंपरागत हासिल किया था। संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ से उसे ही समर्पित है और ख्याल गायकी की उत्पत्ति का श्रेय इसे ही दिया जाता है। तबकात ए नासरी
और मिनहाज उर्स सिराज की रचना। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी से लेकर नसीर उद्दीन महमूद तक के इतिहास का वर्णन है। मिनहाज ने अपनी कृति को प्रथम इलवारी वंश के अंतिम शासक नसीर उद्दीन महमूद को समर्पित किया है। इस पुस्तक में नसीर उद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया है। तारीख़ फिरोज़शाही यह जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। इसमें बलबन के सिंहासनारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल और 6ठे वर्ष तक वर्णन है। फतूहत ए फिरोज़शाही यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है जो कि उसकी नीतियों पर प्रकाश डालती है। फतुहा उस सलातिन इस इसामी की कृति है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गठित विभाग दीवान ए रियासत का उल्लेख है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोहियों पर पता लगाने के लिए बनाया था। चरखे का प्रथम उल्लेख ढक्कन में लिखी गई और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित है। तारीख़ ए मुबारक शाही यह याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह सरहिंदी की रचना है। सैयद वंश के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का वर्णन करती है। द्रव्य परीक्षा टक्कर पेरू की कृति है। टक्कर पेरू अलाउद्दीन खिलजी का टकसाल प्रमुख था। अपभ्रंश में लिखी गई यह पुस्तक है। तूतीनामा जिया नस्कवी की कृति है। यह संस्कृत कहानियों का फारसी में अनुवाद है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह लिखी गई थी।